हेलो स्टूडेंट, दिस इज आलम, वेलकम इन साइंस एरा। माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन लेकर आया हूँ माय डियर। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहता है। इसमें से बहुत सारे एमसी क्वेश्चंस होते हैं, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कर लूँ मैं इसमें से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। कलर ऑफ द कंपाउंड बोला जाए तो है ना, इसमें से बहुत सारे कलर ऑफ द कंपाउंड होते हैं, या फिर इसमें जो आपका प्रेसिपिटेट कैसा होता है, इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है या कम होता है, मतलब वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है चैप्टर नंबर 1 और रिएक्शंस केमिकल इक्वेशन। मैं आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ ये है कि केमिकल रिएक्शंस क्या चीज़ है और केमिकल इक्वेशन क्या चीज़ है। इसमें आपको बता दें, मान लीजिए मैं आपको बता दूँ कि कार्बन को, मीन्स कोक को या कोयला को या लकड़ी को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं देन इट विल प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सही है ना। अब यहाँ पे लकड़ी कुछ अलग चीज़ है, ऑक्सीजन एक अलग चीज़ है और कार्बन डाइऑक्साइड एक अलग चीज़ है। तो ये जो मैंने यहाँ पे बोला वो है केमिकल रिएक्शंस, और जो लिखा गया है वो है केमिकल इक्वेशन। बात समझ होगी आप लोगों को। अब इसमें दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि ये जो एरो के पहले जो दिया गया है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसे हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। याद रहेगा आप लोगों को, इसे कहा जाएगा रिएक्टेंट। और ये जो CO2 बना है दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। ये हो गया आपके प्रोडक्ट, ठीक है ना। रिएक्टेंट और दूसरा क्या है भाई, प्रोडक्ट। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी पे पूरा चैप्टर बेस्ड करेगा रिएक्ट प्रोडक्ट पे। रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, रिएक्टेंट 2 भी हो सकते हैं, रिएक्टेंट 3 भी हो सकते हैं, और प्रोडक्ट 1 भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट 2 भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट 3 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट है कि हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये दोनों को जानना बहुत ज़रूरी है माय डियर, ठीक है। तो टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं टॉपिक को लेकर। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ दिया हुआ है कि व्हाट विल हैपन व्हेन वी सी इन डेली लाइफ। जो डेली लाइफ में हम लोग जो भी चीज़ देखते हैं, जैसे दूध अगर टेम्परेट रीजन पे रख दिया जाए, समर रीजन पे, या फिर बोला जाए कि आयरन नेल को एक्सपोज रख दिया जाए, मतलब कांटी को बाहर रख दिया जाए, या फिर ग्रैप्स को ख़राब होने दिया जाए, या खाना को पका लिया जाए, या खाना जो खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाए, या जो सांस लेते हैं, ये सारी चीज़ें केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं माय डियर। सब में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है ना। ये सारे में सारे क्या हो रहे, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो सबसे काम की बात वो ये है कि केमिकल रिएक्शंस होने के लिए 2 चीज़ होता है। एक होता है फिजिकल चेंज, ध्यान से समझना, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग पहले ही फिजिकल चेंज में प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं। फिजिकल चेंज में जैसे मान लीजिए हम वाटर की बात कर लेते हैं, इट विल कन्वर्ट इट इनटू आइस, और फिर आइस को वापस गर्म करेंगे तो ये वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा माय डियर। तो इसमें समझ में आ गया बात कि ये जो चीज़ अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं, और जो परमानेंटली कन्वर्ट हो जाती है दूसरे पार्ट में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। तो बात समझ में आ गई होगी। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस टॉपिक को एकदम धीरे धीरे करके अच्छा से समझ के पूरा टॉपिक को कंप्लीट करेंगे हम लोग। इस पर एक पूरा वीडियो जो पूरा केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस पे होगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस आंसर भी रखेंगे हम उसमें, जो भी इसके इंडेक्स क्वेश्चन हो गया, या फिर जो एक्टिविटी के अंदर जो इंटरनल क्वेश्चंस हो गए, या फिर जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हो गए, वो सारी चीज़ हम लोग इस पर रखेंगे 1 बाय 1 करके। अब आ जाते हैं एक्टिविटी नंबर 1.1। बोला गया एक एक्टिविटी करना है आपको, उसको करने से पहले आपको आई ग्लास लगा लेने हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला कंडीशन बता दिया भैया, आप इसमें आई ग्लास लगा लो। अब आई ग्लास लगाने का मतलब हो गया कि ज़रूर कुछ ना कुछ आँख में पड़ने जा रहा है। आप यहाँ पे ये डायग्राम को आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास। 2 बात बोला गया, मैग्नीशियम रिबन मतलब मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब MgO। ये 2 बात यहाँ पे बताया गया कि मैग्नीशियम से क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, किसके प्रेजेंस में, इन एयर के प्रेजेंस में। यहाँ पे एयर में हम क्या लेंगे, O2। यहाँ पे जस्ट मैंने बताया कि केमिकल रिएक्शंस का मतलब कि आप 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड को लेकर
आप एक या एक से ज़्यादा कंपाउंड बना सकते हैं हम, तो हम इस पूरे फार्मूला को क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन, और लिखने केमिकल इक्वेशन, और जो इसमें हो रहा है वो क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। पॉइंट नंबर 2 बोला गया, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कि मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से जो है उसको रब किया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहाँ पे जो मैग्नीशियम रिबन लिया गया ना, इस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक पतला सा लेयर आ जाएगा। ध्यान से समझना, मैग्नीशियम ऑक्साइड पतला सा लेयर आ जाएगा जो जलेगा नहीं कभी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लेयर होगा तो प्रोटेक्ट करेगा उसको, प्रिवेंट करेगा उसको जलने से। समझ में तो आ गया बात आप लोगों को, ये जल्दी नहीं देगा आप लोगों को। ये दूसरा पॉइंट हो, इसलिए बोला गया क्यों रब किया जाएगा, इसलिए ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर हट जाए और वो ईजिली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल जाए। क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है वो रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा वेरी रिएक्टिव होता है, इसलिए वो ऑक्सीजन प्रेजेंस में जलने लगेगा। पॉइंट नंबर 3 बोला गया कि आप एक स्प्लिट लैंप या बर्नर के सामने मैग्नीशियम को लेके जाएंगे, तो बोला गया कि बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल। तो बोला गया कि ये वाच गिलास में उसके ऐश है ना, वाच गिलास पे क्या होगा, उसके ऐश जमा हो जाएंगे, किसके फॉर्म में, मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्म में। तो मैं रिएक्शन से यहाँ पे लिख दिया, हम इसको बैलेंस कर देते हैं, 2Mg एंड 2MgO, ये बैलेंस हो गया है केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे एक बात को हमारे समझिएगा कि आपको बोल रहा है कि कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल, क्यों ऐसा क्यों बोला गया, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए फटाफट आगे चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये जो पैसेज में लिखा गया है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द मैग्नीशियम रिबन बॉर्न विद अ डैज़लिंग वाइट फ्लेम, मीन्स बहुत चमकीली रोशनी इसमें से निकलेगी जो आपकी आंखों को हार कर देगा। अभी जो मैंने आंसर बताया वो आंसर आपको मिल गया कि आप को आई ग्लास क्यों पहनना है, क्योंकि इसमें से निकलने वाले डैज़लिंग वाइट लाइट जो है आप कर सकता है। इसीलिए हम लोगों को जो है इसमें जो है बहुत ध्यान रखने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा एहतियात। समझ में आ गई बात। एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर, ठीक है, दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज़ फॉर्म ड्यू टू रिएक्शंस बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम फिर से दोबारा से लिख देते हैं 2Mg + O2 एरो देके 2MgO, ये मेरा केमिकल इक्वेशन हो गया। अब हम चलते हैं एक्टिविटी नंबर 2 पे। एक्टिविटी नंबर 2 में यहाँ पे देखिएगा लिखा कि लीड नाइट्रेट, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, लीड नाइट्रेट को पोटासियम आयोडाइड के प्रेजेंस में जो क्या किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है, टेस्ट ट्यूब में दोनों को मिक्स किया जा रहा है। देखते हैं ऐसा करने से कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ इसमें बदलाव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये चीज़ हम लोगों को। मैं आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है केमिकल इक्वेशन में आपको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे मैं आपको जो है केमिकल इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ताकि हम लोगों को आराम से पता चल जाए। तो पहले लीड नाइट्रेट लिख देता हूँ मैं। लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 प्लस पोटासियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है Ki, एरो के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा PbI2 प्लस पोटासियम नाइट्रेट KNO3, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। देख लिए आप लोगों ने क्या हो गया, कैसा चेंज हो गया, PbNO3 प्लस Ki, एरो के बाद PbI2 प्लस KNO3। माय डियर स्टूडेंट, PbI2 जो है इसका कलर कैसा होता है माय डियर, इसका कलर होता है येलो PPT के फॉर्म में होता है, मतलब येलो प्रेसिपिटेट ये बनाता है, याद रखेंगे आप लोग, है ना, येलो PPT बनाएगा इसमें। और लेड नाइट्रेट जो है उसका जो कलर जो होता है लेड नाइट्रेट का बता दूँ, ये कलरलेस होता है, ये मैं आपको बता दिया, ठीक है, ये कलरलेस होता है, ठीक है, ये भी कलरलेस होता है। लेकिन जैसे ही इसको हम रिएक्ट करेंगे तो तुरंत मेरा जो लीड आयोडाइड का जो फॉर्मेशन होगा वो लीड आयोडाइड येलो कलर का प्रिपरेशन होगा, ठीक है। तो बोला कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हम लोगों ने देखिए एक नया चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, एक नया चीज़ के बदलाव और एक नया चीज़ बन रहा है इसमें। समझ में तो आ गया बात आप लोगों को। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट, चेंज इन स्टेट हो रहा है, मतलब कि हो सकता है कि यहाँ पे लीड आयोडाइड और पोटासियम नाइट्रेट मीन्स लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड ये दोनों सॉलिड होंगे, और तो फिर दूसरा जो रिएक्शन होंगे वो भी सॉलिड होंगे या फिर लिक्विड होंगे। यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट। और दूसरा क्या हो रहा है माय डियर, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। और यहाँ पे लीड आयोडाइड जो हो गया PbI2 ये येलो PPT बन रहा है, ठीक है। समझ में तो आ गया बात आप लोगों को, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं।
फिर लिखता है टेक फिर अगला एक्टिविटी बताता है टेक ए फ्यू जिंक ग्रेन्यूल इन ए कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब एंड डाइल्यूट एसिड। जो बोला गया कि जिंक के दाना दाना जिंक ले लेना, आपको मतलब छोटे छोटे टुकड़े ले लेना जिंक के, और डाइल्यूट HCl भी बोल सकता है या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों को बोला है। मतलब यहाँ पे जो एक डायग्राम दिख रहा है, चलिए हम तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख लो, आप यहाँ पे मैं इसको सामने रखता हूँ तो समझ में जल्दी से आएगा। जिंक यहाँ पे लिख देते जिंक प्लस डाइल्यूट HCl या H2SO4 ले लेते हैं, और एरो के बाद लिख देते ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये किसको दोहरा रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस पे, कि मेरा दो हमेशा एक एलिमेंट को और एक कंपाउंड को आपस में मिला रहे हैं तो एक नया गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट भी हो रहे हैं और गैस का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको इक्वेशन जो एक्टिविटी जो दिया है ना, एक्टिविटी में बताया जा रहा है कि इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, है ना। बोला हैंडल द एसिड विथ केयर, क्योंकि एसिड है तो हाथ जल सकते हैं। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड जिंक ग्रेन्यूल्स, टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर। आप इसको छू के देख लो क्या इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो यस टेम्परेचर चेंज होगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड हो या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो थोड़ा ना थोड़ा गर्म होगा ही होगा। और अगर थोड़ा ना थोड़ा गर्म हो रहा है किसके बाद, आफ्टर रिएक्शंस, तो हम वहाँ पे बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया बात। और दूसरा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, तो हम समझ में आ गया कि मेरे यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसमें बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलो अब थोड़ा सा पढ़ के देख लेते हैं। एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस अराउंड अस, कि हमारे चारों तरफ बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है ना। वी विल स्टडी अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पहला बात यहाँ पे कि हम लोग आगे बहुत सारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग केमिकल इक्वेशन के बारे में सीख लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट, बोला कि केमिकल इक्वेशन सीखने के लिए हम लोग, मैंने आपको जो ऐसा के बता दिया स्टार्टिंग में कि एक रिएक्टेंट होना ज़रूरी है और एक प्रोडक्ट होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे कुछ काम की बात समझ लेते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, जैसे कि मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं कि दो इक्वेशन लिखने के लिए या फिर पॉलिनोमियल का इक्वेशन लिखने के लिए कुछ भी, तो वहाँ पे हम माइनस भी यूज़ कर रहे थे, प्लस भी यूज़ कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ कर रहे थे, ब्रैकेट का भी यूज़ कर रहे थे। इस इक्वेशन में केवल प्लस का यूज़ किया जाएगा, याद रखिएगा, केवल प्लस का यूज़ किया जाएगा। और रिएक्टेंट जो होंगे वो लेफ्ट हैंड साइड के तरफ रहेंगे और ये होंगे राइट हैंड साइड की तरफ होंगे। और इस दोनों में दो कंपाउंड भी हो सकता है, एक कंपाउंड भी हो सकता है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन इसमें जब भी आप दो को साथ में रखोगे तो प्लस के साथ रखोगे, माइनस के साथ रखने की ज़रूरत नहीं। ये सब चीज़ क्वेश्चन नहीं आएगा, बस समझाने की बात है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, एक टॉपिक है 1.1.1 राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। कैसे लिखेंगे हम, तो इसमें भी समझा देते हैं हम आपको। राइटिंग इक्वेशन में पहले आप जो है Mg को आप लेफ्ट साइड में रखो, प्लस ऑक्सीजन रखो, बीच में देना है आपको एरो, इज इक्वल टू का निशान देते हैं। जबकि हम लोग मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं, वहाँ पे जो इज इक्वल टू का निशान रहता है, यहाँ पे एरो का निशान रहेगा, और प्रोडक्ट जो होंगे वो आपके राइट हैंड साइड में होंगे, ठीक है ना, समझ में आने के बाद। अब इसके बाद जस्ट बताया जा रहा है क्या भाई, इसके बाद बोला जा रहा है कि आप जो इक्वेशन लिखिएगा उस इक्वेशन को आप क्या करो, बैलेंस करो, बैलेंस करके देखो। उस इक्वेशन को आप पहले बैलेंस करके देखो, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग, चूँकि आपकी बुक में जो है हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस किया जाता है, हम आपको शॉर्टकट समझाते हैं कि कैसे बैलेंस किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट, आप क्या करना, पहले मैं आपको स्टार्टिंग वाला एग्जाम्पल दे रहा हूँ, Mg प्लस O2 और MgO। आप क्या करना है कि आप देख लेना है कि जैसे मान लीजिए Mg यहाँ पे एक है, मेरा Mg यहाँ पे एक, यहाँ पे मेरा O2O जो है 2 है, यहाँ पे मेरा O2। यहाँ पे एक बात मैं बता दूँ, यहाँ पे कोई डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन होगा, गुना होगा, डायरेक्टली इसमें ऐड नहीं होगा, गुना होगा। तो O2O2 है, यहाँ पे O1 है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। मैं जैसे 2 किया तो मैग्नीशियम मेरा 2 हो गया था, हम यहाँ पे 2 लिख दें, और इस तरह से मैं बैलेंस इक्वेशन किया। दूसरा इक्वेशन जो ZnSO4 के साथ में है, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे इसमें कैसे लिख रहा है भाई साहब, देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। Zn और तो हम Zn मेरा 1 है, यहाँ पे Zn भी मेरा 1 है, हाइड्रोजन 2 है, मेरा हाइड्रोजन में 2 है, और सल्फेट मेरा 1 है, सल्फेट मेरा 1, और ये मेरा बैलेंस इक्वेशन हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब इसके बाद कुछ यहाँ पे लंबा चौड़ा जो इक्वेशन दिया गया है, इसमें बहुत कुछ बताया गया है, कैसे करना वैसे करना। तो मैं आपको टू द पॉइंट समझा दूँ, बस डायरेक्टली आप इसको बनाना,
डायरेक्टली आप शुरू को बना, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे हम इसको लिखते हैं साइड में Fe प्लस वाटर देन एरो Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए हम उसको पेज को आगे कर देते हैं ताकि हमको बनाने आ जाए। यहाँ पे देखिए माय डियर स्टूडेंट, पहले हम आयरन को देख लेते हैं। आयरन यहाँ पे मेरा एक है, आयरन मेरा 3, हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आयरन 3 हो गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, मेरा हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन 4 है, तो 4 है तो हम यहाँ पे 4 देंगे। और ऐसा करने से मेरा ऑक्सीजन 4 तो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन मेरा यहाँ पे 8 हो गए हैं। तो 8 होने के लिए हमको यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देते के साथ मेरा इक्वेशन जो है सॉल्व हो जाता है। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को। और भी मैं इक्वेशन दे देता हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक और समझने का चीज़ है जो मैं आपको आगे चलते जाएंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते रहेगा, तो मैं आपको सॉल्व करते रहूँगा। कुछ एक्स्ट्रा एडवांस कुछ देते रहूँगा मैं, ताकि आपको बैलेंस इक्वेशन करने आ जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये बैलेंस इक्वेशन देगा ही देगा, आपको सीखना ही होगा। 1 या 2 तो देंगे ही देंगे। ठीक है, किस तरह से देंगे हम लोग इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बोला गया कि अगर आप केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के तरफ में आपको ये 2 चीज़ भी लिखना पड़ जाएगा, या तो गैस आएगा या लिक्विड आएगा, या एक्वस मीन्स वाटर मिला हुआ, या सॉलिड आएगा। तो आप जो भी चीज़ लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आयरन सॉलिड है, वाटर गैस है मीन्स वेपर है, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड जो है सॉलिड हो गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। मतलब कि when means solid iron is vaporized in the presence of vapor, या फिर बोलेंगे कि उसमें वाटर गैस, तो यहाँ पे आपका जो आयरन ऑक्साइड जो है Fe3O4 जो सॉलिड बनेगा और मेरा हाइड्रोजन गैस जो होगा वो इवॉल्व होगा। तो हम गैस को G से भी करते हैं और गैस को एरो से भी करते हैं, ये दोनों बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसके बाद जो तो आगे लिखे, नोट दैट सिंबल G इज यूज्ड इन द H2O टू इंडिकेट दैट इन दिस रिएक्शन वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, मींस वेपर के फॉर्म में यूज होते हैं। उसके बाद बोला कि कुछ फिजिकल स्टेट नॉट इंक्लूडेड इन केमिकल अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफिक देम। बोला कि सम टाइम रिएक्शंस चेंज द टेम्परेचर प्रेशर माय डियर। तो बोला कि जब आ जाएंगे ये 3 चीज़, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट, तो एरो के ऊपर लिख सकते हैं आप या एरो के नीचे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कैटलिस्ट आएगा कार्बन कोबाल्ट ऑक्साइड आएगा, कभी कभी आप मैंगनीज आ जाता है, कभी कभी जिंक ऑक्साइड आ जाता है, ये कैटलिस्ट के फॉर्म में आ जाते हैं। इसके बाद जो अभी जस्ट हम लोगों का जो रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, रिएक्शंस में देख लीजिए आप, यहाँ पे कुछ रिएक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड इज हीटेड कार्बन मोनोऑक्साइड एडिंग विद द हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, हाइड्रोजन गैस है, देन इट विल कन्वर्ट इट इनटू मेथनॉल, इट विल कन्वर्ट इट इनटू मीथेनॉल, मीथेनॉल ध्यान से रखिएगा। और ये लिक्विड के फॉर्म होगा, यहाँ पे गैस है, यहाँ पे भी गैस है, और यहाँ पे 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ऊपर में लिख सकते हैं। ठीक है माय डियर, इसको हम लोग ऊपर में लिख सकते हैं, साफ लिख दिया आपके एनसीईआरटी बुक में, एबव और बिलो, तो एरो के ऊपर और नीचे दोनों जगह रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे सनलाइट लिखा हुआ है, यहाँ पे कोल्फी लिखा हुआ है, ये भी आप देख सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे एक्वस लिखा है, यहाँ पे आप लिक्विड के फॉर्म में हो गया, यहाँ पे एक्वस के फॉर्म में, यहाँ पे एक्वस के फॉर्म में, यहाँ लिक्विड के फॉर्म में। तो ये सारी चीज़ें जो फिजिकल कंडीशन जो है हम किसी भी कंपाउंड के साथ रख सकते हैं, और अगर प्रेशर और कैटलिस्ट एरो के ऊपर भी रख सकते हैं, एरो के नीचे भी रख सकते हैं। समझ में तो आ रही होगी आप लोगों को। चलिए हम लोग और आगे चलते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट, आपके सामने यहाँ पे कुछ इक्वेशन आ गए, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। पहले तो बात यहाँ पे, वाई शुड मैग्नीशियम बी क्लीन बिफोर बर्निंग द एयर, तो हम आपको बताई थी क्योंकि उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक जो है लेयर चढ़ा जाता है, जिसके कारण जो है उसे रब करना पड़ता, नहीं तो फिर वो रिएक्शंस नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो यहाँ पे एक चीज़ को समझने की चीज़, जब भी हाइड्रोजन बोला जाए, क्लोरीन बोला जाए, मैग्नीशियम बोला जाए, उसे हम लोग अकेले रखेंगे, और अगर कुछ गैसेस के फॉर्म होंगे तो उसे हम लोग H2, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, H2 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे Cl2, और हाइड्रोजन कोलाइड बना तो आप क्या लिखोगे, HCl। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो आप यहाँ पे 2 क्यों, क्योंकि आपको बोला गया पहले केमिकल इक्वेशन लिखना है, उसके बाद आपको बैलेंस करना, तो 2HCl हो गया। अगला बात करते हैं बेरियम क्लोराइड का। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, अल्मोनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 एंड होल 3 जो ये अल्मोनियम को होता है, सल्फेट का 2 आपका 2 सिंबल होता है, तो अल्मोनियम की तरफ चला जाता है, और इसलिए कन्वर्ट हो जाता है BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस अल्मोनियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है AlCl3।
ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे बैलेंस करते हैं, यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं और यहाँ पे हम यहाँ लगा देते हैं 3 लगा देते हैं, और इस तरह से यहाँ पे जब बेरियम 3 हो गया तो यहाँ पे हम 3 लगाएंगे, और एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ पे हम उसको रहने देंगे, और इस तरह से मेरा जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एल्युमिनियम में देख लो, एल्युमिनियम 2 है तो एल्युमिनियम मेरा 2 हो गया, क्लोरीन मेरा 2 3 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, यहाँ पे 2 और 3 6 हो गया। बेरियम मेरा 3 हो गया, बेरियम 3 हो गया। सल्फेट मेरा 3 है और सल्फेट मेरा 3 हो गया यहाँ पे, और इस तरह से इक्वेशन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है सोडियम प्लस वाटर, सोडियम प्लस वाटर करेंगे हम, तो सोडियम क्या बनेगा भाई, NaOH बनेगा, और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा माय डियर, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। सोडियम को हाइड्रोजन के प्रेजेंस में मिक्स करेंगे, या हाइड्रोजन के साथ वाटर के साथ मिक्स करेंगे, इट विल कन्वर्ट इट इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीजेज, और इसमें हम लोग जो है बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे देखो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और 1 3 है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। पहले यहाँ पे हम 2 सोडियम लगा दो, आप 2 सोडियम यहाँ लगा देंगे तो 2 मेरा सोडियम हो गया, और हाइड्रोजन हो गया 4, हाइड्रोजन मेरा हो गया 4, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 2, तो 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4 हो गया, और मेरा ऑक्सीजन 2 हो गया, और मेरा बैलेंस इक्वेशन हो गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए हम लोग, क्योंकि इसमें इस तरह का क्वेश्चन आपके हर साल एग्जामिनेशन पे देते हैं माय डियर स्टूडेंट, और इसको आपको सॉल्व करना है, इसलिए इसको आप अच्छा से करते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। फिर क्वेश्चन लिख रहा है, क्या लिख रहा है भाई, कि आप स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग, सिंबल लिखिए, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर react to gives insoluble barium sulfate and some sodium chloride। My dear student, अभी आप जस्ट हम लोग ऊपर देखे थे बेरियम सल्फेट के साथ एल्युमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के साथ, यहाँ पे उल्टा ऊपर बेरियम क्लोराइड को रखा गया है और सल्फेट सोडियम कर दिया। यहाँ पे सल्फेट क्या था, एल्युमिनियम सल्फेट था। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला हम लोग को पता है, BaCl2 होता है, और सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4 होता है। उसके बाद एरो देंगे हम, उसके बाद एरो के बाद हम लिखेंगे बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड, जैसे ऊपर में था NaCl। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक चीज़ को समझिएगा, सॉल्यूशन बोल रहा था, सॉल्यूशन बोल रहा था, यहाँ हम लिक्विड करेंगे, और सोडियम सल्फेट इन वाटर, तो यहाँ पे वाटर का मतलब वाटर बोले तो याद रखना एक्वस हो जाता है, वाटर बोले तो एक्वस हो जाता है। टू गिव द इनसॉल्युबल सोडियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बोल रहा है, तो यहाँ पे हम ये भी लिक्विड के फॉर्म में होंगे और ये भी लिक्विड के फॉर्म में होंगे। तो यहाँ पे हम इसको बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे सबसे सिंपल है भाई, क्या भाई, सोडियम क्लोराइड यहाँ पे N2 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। सल्फेट मेरा 1, सल्फेट 1, बेरियम मेरा 1, बेरियम 1, क्लोरीन 2 मेरा क्लोरीन 2 हो गया, सोडियम 2 मेरा सोडियम 2 हो गया, और ये मेरा बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब अगला सवाल है सोडियम हाइड्रोक्साइड इन सॉल्यूशन, यहाँ मतलब सॉल्यूशन का मतलब बता ही दिया आपको। अगर वाटर लिखते हैं यहाँ पे NaOH, और यहाँ पे हम AQ लिख देंगे, मीन्स बोले तो एक्वस। रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर, तो इसका मतलब कि ये डाइल्यूट होगा, इन वाटर बोलते हैं मतलब डाइल्यूट होगा, या एक्वस लिख सकते हैं, क्या भाई, HCl। तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, NaCl बनेगा, और वाटर जो होगा वाटर रिलीज होगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिक्विड होगा, यहाँ पे ये भी लिक्विड होगा, और ये दोनों एक्वस के फॉर्म में होंगे। बैलेंस होकर देख लीजिए, बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। हाइड्रोजन कितना मेरा, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 2 है, हाइड्रोजन मेरा 2 हो गया, क्लोरीन मेरा 1 है, क्लोरीन 1 हो गया, मेरा ऑक्सीजन 1 है, मेरा ऑक्सीजन 1 हो गया, और सोडियम मेरा यहाँ पे 2 हो गया। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझा रखा है, हम चलते हैं हम लोग आगे की ओर, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ से हम लोग आगे। यहाँ पे लिखा हो गया टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो मैं आपको स्टार्टिंग में आपको समझा दूँ, यहाँ पे मेरे को इस चैप्टर में मोटा मोटी 4 जो है मैक्सिमम जो 4 रिएक्शन मीन्स 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आपको पढ़ना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, दूसरा आएगा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, जो आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 4 जो है आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। इसके अलावा एक और टॉपिक आएगा रेडॉक्स रिएक्शन, उसके बाद चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग कैसे कैसे इसको कंप्लीट करना है।
यहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस करने से पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक्टिविटी को देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बात को समझिएगा, इसके अंदर हम लोग छोटा छोटा चीज़ पढ़ेंगे, जो वो होगा, एक होगा एक्सोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक का मतलब जहाँ पे हीट इवॉल्व होता है, हीट रिलीज होता है। जैसे रिएक्शंस के बाद अगर कुछ गर्म जो होता है या रिएक्शंस के बाद कुछ नया चीज़ बनता है, उसमें हीट प्रोड्यूस होता है, तो हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। और कोई चीज़ को अगर गर्म करके रिएक्शंस कराते हैं तो वो होगा एंडोथर्मिक। याद रखिएगा आप लोग, है ना। जब कोई चीज़ को हीटेड लिखा, आपको सवाल में देख लिखा रहेगा हीटेड, व्हेन हीट, ये दो वर्ड हीटेड या हीट वर्ड आता है तो समझ जाना कि रिएक्शन जो होगा वो एंडोथर्मिक होगा। और हीट नहीं लिखा और बाद में बोलता है हीट प्रोड्यूस, वार्म हो गया है, गैस इवॉल्व, मतलब जब वहाँ पे कुछ इस तरह का गर्म कुछ बाद में बोलता है, देन वी विल अंडरस्टैंड दैट इज आर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर बोला गया, यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है, बोला गया इसमें कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विक लाइम बोलते हैं या केवल लाइम बोल सकते हैं हम लोग, उसको डाल दिया गया। डालने के बाद बोला गया छू के देखो क्या पता चल रहा है आपको, क्या आपको कुछ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो यस, यहाँ पे लिख दिया इक्वेशन में कि यस सर, यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है। मतलब इक्वेशन है CaO प्लस वाटर देन COH होल 2। इसका नाम स्लैग लाइम है, इसका नाम क्विक लाइम है। याद रखिएगा, इसको हम लोग लाइम के नाम से भी जानते है ना, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, लाइम के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो ये आपको मिल गया। ये इक्वेशन में क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट, दो चीज़ को मिलाकर एक चीज़ बनाया जा रहा है। जब भी ऐसा कुछ हो, दो या दो से ज़्यादा चीज़ को मिलाकर केवल एक चीज़ बनाया जाता है, देन वी कैन ईजिली से दैट दीज आर द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है ना। और साथ ही साथ इसमें हीट इवॉल्व हो रहा है, तो ये क्या हो गया, हीट निकल रहा, तो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। याद रहेगा आप लोगों को, हीट अगर करेंगे तो हीट अगर निकल रहा है तो एक्सोथर्मिक। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग क्या लगता है। यहाँ पे फिर एक चीज़ और, यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन निकलेगा, मैं यहाँ पे पहले क्यों लिख देता हूँ। मैं बोला गया व्हाइट वॉश करते तो क्या होता है, बोला गया कि ए सॉल्यूशन ऑफ स्लैग लाइम, जो अभी रिएक्शन हुआ उसमें, इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग वॉल। मतलब कि पहले ज़माने में क्या होते थे ना, पोता जाता था चूना से, कलर किया। अभी तो बहुत से कलर आ गए, सिर्फ पेंट आ गया, ये आ गया, वो आ गया, है ना। तो पहले क्या किया जाता था, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाल दिया जाता था, बहुत सारे हीट रिलीज होते थे, और उसको फिर उससे क्या दीवार को पोता जाता था, जिससे क्या आ गया, दीवार बहुत चढ़ी तो वाइट कलर होता था। वही लिखता है यहाँ पे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली टू द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म द थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग लाइम स्टोन बोलते हैं। याद रखिएगा, लाइम स्टोन, है ना। इसको लिख लीजिएगा, आगे ऐसे आएगा, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा तो लिख लीजिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल। यहाँ पे आपको आंसर मिल गया आप लोगों को कि व्हाइट वॉश क्यों करते थे, क्योंकि शाइनी फिनिश होता है, और चूँकि लाइमस्टोन को दूसरा नाम मार्बल भी होता है, मार्बल भी होता है। ठीक है, और मार्बल का मतलब क्या होता है जानिए ना आप लोग, चमक 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 दिखिएगा, हर तरफ चमकेगा, मतलब व्हाइट कलर ज़्यादा ग्लेजिंग होगा, क्योंकि एक वाइट कलर का एक लेयर उसके ऊपर चढ़ जाता है। इट इंटरेस्टिंग टू नो दैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल का फॉर्मूला ही होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और आपको पता होगा मार्बल चमकते हैं, मार्बल में फिसलन होता है, मार्बल बहुत ज़्यादा ग्लासी लेयर होता है, जिसके कारण हम समझ जाएंगे कि इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए बर्निंग, रिलीजिंग ऑफ द गैसेस, मतलब कि दो चीज़ को मिलाते हैं, दो सॉलिड और गैस को मिलाते हैं, कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन को जला, बर्निंग ऑफ कोल तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो वाटर होता है, जो कि लिक्विड होता है। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं। और यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का डेफिनेशन दे दिया है। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट two or more than two substance or element or compound to form a single product, the reactions is called combination reaction, है ना। और इसमें अगर आपका देखिए यहाँ पे देख दिया, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व हो रहा, निकलता है अगर बहुत ज़्यादा हीट, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलेंगे। याद रखिएगा, हम लोग उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है माय डियर, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे देख रहा है कि मीथेन गैस को इन ऑक्सीजन के बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। याद रखिएगा, मीथेन गैस, इसका नाम मीथेन है, CH4 का नाम मीथेन है, जिसको नेचुरल गैस बोला गया।
ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और वाटर वेपर मीन्स पॉलीथेस्टीन। डू नो डैट, अगला बोल रहा है, अगला एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक है। यहाँ पे भी क्या होगा, बहुत सारा हीट इवॉल्व हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब बोला गया कि आप रेस्पिरेशन के बारे में जानते ही होंगे, सांस लेना, जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे सांस लेना, तो सांस लेने में भी आपको बहुत सारा एनर्जी होता है कि आप लैब प्रोसेस में देख चुके हैं कि आप जो भी चीज़ खाते हैं वो सब सेल में जाता है, वहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारा एटीपी बनाता है जो कि एक तरह का एनर्जी होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे दिया गया। We all know that we need energy to stay. We get this energy from food we eat. During digestion, food is broken down into simpler substance. For example, rice, potato, bread contain carbohydrate. These carbohydrates are broken down into glucose. This glucose combined with oxygen in the cells. Cells means you have mitochondria of our body and provide energy. The special name of respiration, the process of which we will study in chapter number 6। मतलब कि चैप्टर नंबर 6 में लाइफ प्रोसेस में हम लोग इसको पढ़ेंगे, या आप पढ़ेंगे या हम लोग तो पढ़ लिए होंगे क्योंकि वीडियो बना रखा मैंने, जाकर आप देख लीजिएगा। ये जो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, एनर्जी निकल रहा है, और हम जानते हैं कि जिसमें एनर्जी निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। माइडी एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और यहाँ पे इसका इक्वेशन तो है, ये लाइफ प्रोसेस में इक्वेशन है, ये आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे भी है इक्वेशन, यहाँ पे भी इक्वेशन है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं डिकम्पोजिशन। यहाँ पे देखिएगा माय डियर, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मेंट टू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब कि अगर सब्जी वगैरह सड़ जाता है तो वहाँ पे भी क्या होता है, बहुत सारे जो है स्मेल प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसको सड़ा कर बहुत सारे हीट रिलीज़ करते हैं, और हीट रिलीज़ करना हम ये कह सकते हैं कि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। चलो आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरा इक्वेशन, इसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब मुझे उम्मीद है कि आप अगर एनसीईआरटी बुक को ही इसी पढ़ लेंगे अच्छा से ना, जैसे पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, उसके अंदर जो जो इंटरनल छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे वो सब अच्छा से ध्यान से अगर देख लेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता है कि आपके केमिकल इक्वेशन छूटेगा, आपका कोई टॉपिक आपका नहीं छूटने, टोटल का टोटल टॉपिक आपका कंप्लीट होगा। मैं पूरा का पूरा श्योर हूँ कि आपका पूरा का पूरा टॉपिक आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे सुनते हैं। टेक, यहाँ पे लिखा गया टेक 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल। क्रिस्टल समझ रहे हैं ना, क्रिस्टल जिसे आप फिटकिरी बोल सकते हैं, क्रिस्टल में हम मिश्री बोल सकते हैं, चीनी बोल सकते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं आप, बॉइलिंग ट्यूब में रख दिया गया। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। अब बोला गया बताइए कि कलर चेंज हो रहा है। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम of a burner or a spirit lamp as shown in the figure. Observe the color of the crystal after heating. तो बताओ कि जो क्रिस्टल है उसका कलर कैसे चेंज होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, चले पहले हम आप लोग थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ये जो बच्ची है, लड़की जो है, ये क्या कर रही है भाई, तो ये हीट कर रही है बॉइलिंग ट्यूब, फेरस सल्फेट क्रिस्टल दिखा रहा है। Correct way of heating the boiling tube containing crystal of ferrous sulfate and of smelling the odor। अब वहाँ पे बोला स्मेलिंग द ऑर्डर, दो बात बता रहा है। पहला बात बताओ जो ऑर्डर जो होगा ये बर्निंग ऑफ द सल्फर, क्योंकि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड रिलीज होगा। ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज होगा। तो मैं आपको पहले बता दूँ, फेरस सल्फेट है, ये जो फेरस सल्फेट इसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। ये एक बात मैं आपको समझा दूँ। और फेरस जो है ऑक्साइड जो है, या फेरिक ऑक्साइड सॉरी, यहाँ पे इसका कलर जो होता है वो होता है ब्राउन कलर का होता है। और ये जो होता है वो रोटेन एग के जैसा, मतलब सड़ा हुआ अंडा के जैसा स्मेल करेगा। ये आप बोल सकते हैं बर्निंग ऑफ सल्फर बोलेंगे इस पर। तो यहाँ पे तो साफ जाहिर हो गया कि व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड। अब देखो यहाँ पे इज हीटेड बोल रहा है, तो एक चीज़ को हीट किया जा रहा है, तो यहाँ पे दो चीज़ निकल रहा है कि मैंने अभी जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला कि एक दो चीज़ को जोड़कर एक बनाना है। यहाँ पे बात हो रही है कि एक चीज़ को हीट कर रहे हैं, तो वो दो चीज़ यहाँ पे फिलहाल तीन चीज़ बन रहा है। ऑक्साइड बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे समझ के बाद तो और दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग है, इसको हीट किया जा रहा है। तो दो बात सामने, एक ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और दूसरा यहाँ पे ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब इसको हीट करेंगे, तो हीट करेंगे मतलब हीट एब्जॉर्ब कर रहा तभी ये काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे कलर जो होगा ग्रीन कलर और इसका ब्राउन कलर, इसको आप लोग जो है लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कलर के बेस पे हम लोग बात करें, तो चलिए आगे चलते हैं।
अब इसमें क्या लिखता है वो सुन लेते हैं। इन रिएक्शंस ऑब्जर्व अ सिंगल रिएक्शन ब्रेक डाउन द सिंपलर प्रोडक्ट, दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे बोला है कि a single reactant break down into to give the simpler product, ठीक है, decomposition। ये तो डेफिनेशन होगी। बोला गया फेरस सल्फेट क्रिस्टल का फॉर्मूला था FeSO4 7H2। इसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग। आगे जो इस चैप्टर में हम लोग है ना जो पढ़ेंगे, इस चैप्टर में एसिड बेस्ड सॉल्ट में आएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टॉपिक आएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टॉपिक आएगा। इसमें फेरस सल्फेट के साथ जो है 7H2 और इसका कलर बताई दिया, आपको ग्रीन होगा। लॉस वाटर में हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस, इट देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड। समझ में आ रहा बात? पहले गर्म किया जाएगा, उसको वाटर उड़ेगा और उसके बाद उसका कलर जो होगा वो चेंज होकर किसमें, फेरिक ऑक्साइड में, जिसको मैंने बताया था कि ग्रीन कलर से वो जो है ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बोला गया सल्फर डाइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड इज सॉलिड, फेरिक ऑक्साइड जो सॉलिड फॉर्म होगा, इसलिए यहाँ पर सॉलिड लिख दिया कि ये गैस भी होगा, ये भी गैस होगा। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब दूसरा यहाँ पे देखो एक बात बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे नो कलर, मतलब कलर मेंशन नहीं किया, इसमें कोई कलर मेंशन नहीं किया, इसलिए मैंने कलर आपको पहले लिखा दिया। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना का जो पानी, मतलब कि जो लाइम स्टोन तो आप लिखा जानिए, जस्ट पढ़े तो वाइट पास पढ़े थे। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड में फिर से बदल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ये भी रिएक्शन जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के साथ साथ ये जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, लाइम या क्विक लाइम करंट। इट हैज़ मेनी यूजेज, वन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। याद रखिएगा इसका यूज़ आ रहा है यहाँ पे, किसका यूज़ हो रहा है, बोला गया कि कैल्शियम ऑक्साइड का जो है ये सीमेंट बनाने में यूज़ होता है। यहाँ पे एक यूज़ आपको मिल गया, यहाँ पे यूजेज मैंने अंडरलाइन कर दिया, यहाँ पे लिख देते हैं यूजेज, है ना। When a decomposition of reactions is carried out by heating, it is called a thermal decomposition। अब यहाँ पे समझ लीजिएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन बोल रहा है यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे बात अगर हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक भी हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, और जब हम लोग किसी को हीट करके करेंगे तो ऊपर में भी हीट हुआ है ना, यहाँ पे भी हीट हो रहा है। तो जब कोई भी चीज़ को हीट करके करेंगे ना तो हम उस तरह के रिएक्शन को डिकम्पोजिशन तो बोलेंगे, लेकिन रियल नाम हो जाएगा उसका थर्मल डिकम्पोजिशन। समझ में तो आगे होगा आप लोगों को। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब एक्टिविटी नंबर 1.6 बोला गया यहाँ पे कि आप क्या कर लो, आप लीड नाइट्रेट 2 ग्राम ले लो बॉइलिंग ट्यूब में, जैसे हम लोग वहाँ फेरस सल्फेट के साथ किए थे। उसके बाद उसको कलर करो। क्या आपको कुछ दिख रहा है ना, क्या आपको कुछ दिख रहा है? तो बोला गया कि हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट एंड एमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। ठीक है, इसका इक्वेशन देख लेते हैं हम लोग पहले। इसका इक्वेशन यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे इक्वेशन तो लिख तो दिया, लेकिन यहाँ पे इसका कोई भी मेंशन नहीं किया है कि इसमें लीड नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला होता है। पहला बात बताओ तो लीड नाइट्रेट का कलर जो होता है वो कलरलेस होता है। ठीक है, ये कलरलेस होता है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो कलर होता है वो होता है माय डियर स्टूडेंट, कैसा होता है मैं बता दूँ, मेरे पास लिखा हुआ नोट, उसका कलर होता है ब्राउन। ठीक है, और लीड ऑक्साइड जो होता है उसका कलर होता है येलो। चलिए मैं आपको कलर दिखा दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, फिर से यहाँ पे हीट किया गया और हीट करने के बाद बोला जो कलरलेस कंपाउंड लीड नाइट्रेट है इज जस्ट कन्वर्ट इट इनटू येलो एंड ब्राउन फ्यूम, या ब्राउन फ्यूम लिख देता हूँ मैं आपको, है ना, ब्राउन फ्यूम रिलीज करेगा। और ऐसे तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। और ऐसे भी यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना, कि फ्यूम दीज फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना, इमिशन ब्राउन फ्यूम बोल रहा है। और लेकिन यहाँ पे जो है लीड ऑक्साइड का कलर नहीं दिया है, तो लीड ऑक्साइड का कलर में यहाँ पे आपको लीड ऑक्साइड का कलर दे दिया मैंने। ब्राउन फ्यूम जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का यहाँ पे मैंने दे दिया, जो आपके ऑलरेडी बुक में मेंशन किया गया है। तो समझ में तो आ गया होगा, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन से। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक मतलब एक तरह का जो है पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी 6 वोल्ट बैटरी में एक तरह का अरेंजमेंट किया गया है, जिसमें वाटर को रखा गया है और नीचे में रबर कोर के साथ कैथोड और एनोड को, है ना, ग्रेफाइट रॉड के साथ ऐड कर दिया। उसके बाद उसमें हीट डाला गया। तो पता चल रहा है कि 2 ट्यूब में एक तरफ में ऑक्सीजन और एक तरफ में वाटर, मीन्स एक तरफ में ऑक्सीजन और एक तरफ में हाइड्रोजन गैस जो है वो कलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर बात हो रही है थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं, बल्कि इसका नाम हो जाएगा थर्मल तो हो गया, यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी पास करके आप किसी चीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल है कि आप पूरा एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे पूरा का पूरा एक्टिविटी दिया हुआ है। एक्टिविटी में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें कहानी है भाई साहब
है ना। तो यहाँ पे बोला गया, चलो मैं आपको थोड़ा सा इसका आंसर लिख देता हूँ। यहाँ पे बोला गया दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म, व्हाट हैपन इन ईच केस। यहाँ पे यू विल ऑब्जर्व फॉर्मेशन बबल्स इन बोथ इलेक्ट्रोड, these bubbles displace water in the test tube, is the volume of the gas collected the same in both the tube? No, अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन गैस जो होते हैं ना, हाइड्रोजन गैस H2 होता है, H2 ज़्यादा रिलीज होगा और ऑक्सीजन कम होगी, इसलिए जो है हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। And once the test tube are filled with the respective gases, remove them carefully. The test tube gases one by one, bringing a burning candle close to mouth. The test cost in this step must be performed carefully by the teacher. What happened in each case? Which gas is present in each tube? कौन सा गैस दोनों ट्यूब में रिलीज होगा? इसका आंसर मैं दे दूँ आपको। तो बोला गया कि इसमें जो है पहला बात देख लेते हम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। तो यहाँ पे जो है अगर हम लोग बात करेंगे, इसको हम लोग वाटर की बात करेंगे, तो वाटर में यहाँ पे हम यहाँ पे 4, तो यहाँ पे बोला गया कि इसका वॉल्यूम जो होता है 2 गुना होगा, इसका वॉल्यूम जो होगा 1 होगा, पहला बात, है ना। व्हाट हैपन इन ईच केस, बोला गया वाटर हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम जो होगा 2 गुना होगा और ऑक्सीजन का वॉल्यूम जो होगा सिंगल होगा, मतलब वो उससे ज़्यादा होगा। विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच ट्यूब, तो पहला बोला गया कि हाइड्रोजन गैस, हमको 2 ट्यूब में से कोई एक ही ट्यूब को पता करना है। तो बोला गया कि अगर हम लोग जो है बर्निंग कैंडल, अगर मान लीजिए एक ट्यूब है जिसमें हम लोग का एक हाइड्रोजन है और एक में जो ऑक्सीजन, पता तो नहीं कि किसमें क्या है, तो बोला कि बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे हम लोग, क्या होगा, पॉप साउंड क्रिएट करेंगे। याद रखिएगा पॉप साउंड, आगे आएगा पॉप साउंड के बारे में। पॉप साउंड क्रिएट कर रहा है, देन वी कैन अंडरस्टैंड दैट द ट्यूब हैज़ द हाइड्रोजन गैस। क्योंकि हाइड्रोजन गैस को लाइट के सामने रखते हैं तो वो पट 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 करके साउंड क्रिएट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया। एक और देख लेते हैं हम एक्टिविटी 1.8। टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन ए चाइना डिश, व्हाट इज इस कलर, पुट प्लेस दिस चाइना डिश इन ए सनलाइट फॉर सम टाइम, ऑब्जर्व द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। क्या होगा, चाइना डिश है, सनलाइट के सामने रख दिया गया है, तो क्या होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं। जो जो पढ़ाते रहेंगे सबका स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि आपको कोई भी चीज़ छूटे नहीं है भाई साहब। यहाँ पे सिल्वर का जो क्लोराइड का इसका कलर जो है वाइट होगा और जो सिल्वर जो होगा इसका कलर जो हो जाएगा ग्रेइश वाइट होगा, ग्रेइश वाइट होगा। और जो गैस जो है उसका कलर जो होगा येलोइश ग्रीन होगा, मतलब धूप में रखेंगे तो यहाँ पे मैं कलर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, कलर, कलर सबसे इंपॉर्टेंट है, किसका क्या कलर रिलीज होगा। वी विल सी द सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट, ग्रे बोल दिया ना, ग्रे कलर। दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ द सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड सिल्वर क्लोराइड क्लोरीन बाय द लाइट, है ना। यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है आपका हीट की वजह से, मतलब कि ये सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, इसको फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पे जो चल रहा है ना इसको बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, फोटो डिकम्पोजिशन। सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म द सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट। आगे चले, आगे चलते हैं अगले पेज में। सिल्वर ब्रोमाइड के साथ का सेम केस है, सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी सेम केस है। तो ब्रोमाइड जो होगा, ब्रोमीन जो होगा ना, इसका कलर क्या हो जाएगा, इसका कलर होगा रेड ब्राउन हो जाएगा, रेड ब्राउन हो जाएगा। और जो है ये जो सिल्वर ब्रोमाइड इसका होगा पेल येलो, ठीक है, हल्का येलो होगा। और इसका हो जाएगा रेड ब्राउन। ठीक है, याद रखें रेड ब्राउन हो जाएगा इसका कलर। और सिल्वर का ग्रेइश वाइट होगा। द एबव रिएक्शन यूज्ड इन ब्लैक। अब यहाँ पे जो एक बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है। द एबव रिएक्शन, जो मैंने 2 रिएक्शन देखे, सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का, एबव आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये इसका यूज हो रहा है ना, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ होगा ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। इसलिए देखिएगा आप, ब्लैक एंड वाइट फोटो जो अब तो कलरफुल फोटो आ रहा, पहले ब्लैक वाइट फोटो आता था। जो ब्लैक एंड वाइट फोटो में क्या किया जाता था, उसको पानी से धोकर जो है धूप में सुखाया जाता था। धूप में सुखाने से क्या हो जाता था, उसका सारा क्लोराइड जो उड़ जाता था, उसमें क्या बच जाता, सिल्वर। ठीक है ना। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉज दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट या फिर लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी। अगर हीट की बात करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। लाइट की बात करेंगे इसका नाम हो जाएगा फोटो। और इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो हो जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऑफ ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टिंग
रिएक्शन, अब यहाँ पे एक छोटा सा बात लिख रहा है, इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब इन नॉन एन एंडोथर्म। देखो कहाँ पे लिखा हुआ है कि डेफिनेशन, छोटा छोटा सा लाइन में डेफिनेशन को डाल दिया गया है ना, छोटा छोटा बात वहाँ पे क्या हो गया, केमिकल जो है उसका नेचर बता रहा है, कहीं पे किसी का कलर, हर एक लाइन अगर अच्छा से पढ़ते तो मेरे ख्याल से कोई भी चीज़ छूटने नहीं जा रहा आपका, सब कुछ आपको आराम से हो जाएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट, कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। यहाँ पे बोला गया कि देखिए यहाँ पे एक्टिविटी में दे रहा हूँ मैं, आपको बताना है 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड ने टेस्ट ट्यूब में लेना है, बेरियम हाइड्रोक्साइड बोल रहा है, और 1 ग्राम जो अमोनियम क्लोराइड लेना है, मिक्स विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, टच द बॉटम। अब ये बोला कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी, आपको खुद जो है आपको जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं आपके क्लास में करने होंगे आपको खुद से। तो यहाँ पे भैया बोला गया कि इसमें भी जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन हो चुके हैं। देखो यहाँ पे तो अब आपको तो नहीं पता है कि क्या होगा नहीं होगा, मैं इसका थोड़ा देख लेते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2, यहाँ पे मैं नीचे में लिख देता हूँ BaOH2 प्लस अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम लिखा हुआ है ना NH4Cl, एरो देंगे तो इसका क्या हो जाएगा आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH प्लस BaCl2। ठीक है, BaCl2। तो यहाँ पे आप जो है 2 यहाँ लगा दो, आप यहाँ पे NH4 हो गया, यहाँ पे 2 लगा दो आप। ठीक है, सबका बैलेंस आराम से हो जाएगा, है ना। तो ये मतलब बैलेंसिंग करना नहीं करना वो अलग सी बात है। पहले आप यहाँ पे जो है इसका हो सकता है बैलेंस अभी मैंने नहीं किया, इसका देख लेते बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ, कर लेंगे, पहले समझ लेते इसको। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट क्या बोल रहा है कि आप देख लो कि ये एक्सोथर्मिक, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं एंडोथर्मिक बोले, तो कंफर्म है कि यहाँ हीटिंग किया जाएगा। ठीक है, हीट में हीटिंग किया जाएगा। अगर ये क्योंकि अभी जस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कि एंडोथर्मिक पढ़ रहे हैं, तो और चूँकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जितना ही पढ़े हम लोग वो सब में या तो हीट हो रहा है, या लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, या फिर इलेक्ट्रिक करके कर रहे हैं, हीट मतलब इलेक्ट्रिसिटी देख के कर रहे हैं, और सब में जो हो रहा है क्या हो रहा है भाई साहब, मेरा जो है क्या बोलते हैं हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इक्वेशन भी क्या होगा मेरा एंडोथर्मिक रिएक्शंस होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन है, देख लेते क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बोला गया एक सब्सटेंस है, एक से इधर फार्मूला लिखना है आपको। तो इस सब्सटेंस का नाम मैं लिख देता हूँ CaO, इस सब्सटेंस का नाम लिख देते हैं। और द वाटर, बोला गया कि आप जो है वाटर के साथ इसको रिएक्शन करोगे तो ये बना CaOH2, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वाई द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1/7 डबल द अमाउंट कलेक्टेड इन द नेम द गैस। इसलिए करते हैं कि क्योंकि हाइड्रोजन को जब हम रिलीज मतलब हाइड्रोजन जब रिलीज हो वाटर से, तो वाटर में जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कितना होता है 4 होंगे, तो इसलिए जो उसका मॉलिक्यूल जो है दुगना होगा। और इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, बहुत सारा आंसर आप लोगों को हर जगह से मिल जाएगा। अन्यथा भी लास्ट टाइम मैं इसका स्पेशल डिस्कशन करूँगा। ठीक है।